ख़वातीन हमें कॉल करती हैं, कहती हैं जी मैं अभी खाना पका रही हूँ तो मुझे बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी का मुझे जो है वो सही नहीं बन रही, तो इसलिए ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए किस तरह से बना। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। नाजरीन, मैं आज एक ऐसे इदारे में मौजूद हूं जो हमारे लिए हर जगह पे खड़ा होता है। किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल एमरजेंसी हो, कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, कहीं जलजला आ जाए या किसी तरह का बम ब्लास्ट हो जाए, तो हमारा एतमाद जो है वो सबसे पहले हम कॉल करते हैं रेस्क्यू 1122 पे, और चंद ही मिनट्स में हमें सर्विसेज मिलती हैं, रेस्क्यू किया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है और किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जाता है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर ऑफ रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सर, क्या इनिशिएटिव है आपके? जवान कैसे इतने मोटिवेटेड होते हैं? मेन जो सक्सेस है वो आज जिस जगह पे आप खड़े हैं वो है ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। ये हमारा यकीन रहा है कि अगर अच्छे लोग और सही पहले सिलेक्शन होगी और उसके बाद सही लोग ट्रेन करके भेज देंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और उसको फिर ट्रेन करके भेज देंगे तो सिस्टम सही चलेगा। अगर ये आपकी दो चीज़ें मिसिंग है और फिर क्या है कि जी सिस्टम ठीक चलेगा, वो नहीं होगा। तो अगर आप सही बंदा सिलेक्ट नहीं करते जो कि वाकई कमिटेड हो, जिसमें पैशन हो, जो नौकरी करने नहीं आ रहा बल्कि लोगों की खिदमत इंसानियत करने आ रहा है, और वो हम उसके लिए बाकायदा साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके लिए बाकायदा उसको ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, जहाँ पे उसको स्किल्स भी सिखाते हैं और उसको ये भी बताते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है और अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काम के लिए चुना है तो फिर पूरी डिवोशन के साथ, पूरी लगन के साथ, उसके साथ और पूरी सच्चाई और दयानतदारी के साथ हमें अपना ये काम करना है, और उसमें लोगों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है कि चाहे दिन हो, चाहे रात, आंधी हो, चाहे तूफ़ान, ज़लज़ला हो, चाहे आग, ये रेस्क्यूअर्स आपकी मदद के लिए मौजूद है। एक नंबर डायल करेंगे तो अमीर गरीब रंगो नस्ल का फ़र्क रखे बगैर लोगों की मदद करेंगे। जो है यही आपका एतमाद और लोगों का एतमाद, इसी चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और करते करते आज हम जनूबी एशिया के लिए पहला ये कि हमारी एकेडमी की टीम है जिसको UN ने सर्टिफाई किया और आज ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक मॉडल है। और ना सिर्फ ये बल्कि हमने सार्क का पहला रेस्क्यू चैलेंज भी जो है वो यहीं पे इसी एकेडमी के अंदर जो है वो होस्ट किया, और ये इसलिए हमारे लिए एक एजाज़ की बात भी है पाकिस्तान के लिए। आज आपको हम ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ दिखाएंगे जो कि हम इस वक्त करते हैं, जिसके ज़रिए ये गुजरते हैं और सारा वो होता है। नाज़रीन, हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सख्त ट्रेनिंग की जाती है। जी सर, बताइएगा ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है किस चीज़ की है और इसमें कितना टाइम लगेगा और कैसे ये चीज़ों को मैनेज करेंगे इसमें? देखिए, बहुत सारे लोग कुएं में गिर जाते थे, इवन ना सिर्फ ये बल्कि जब बकरा ईद आती है तो बहुत सारे जानवर गिर रहे होते हैं जिनको हमें रेस्क्यू करना पड़ता है, और इस किस्म के नहर में गिर गया तो किस तरह से इवन भैंस तक को हमने जो है वो कुएं से जो है वो निकाला है। और ये इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं उसके लिए मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से लेडर को, रोप्स को इस्तेमाल करते हुए, और अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता नीचे टॉक्सिक गैसेज हैं तो ब्रीदिंग एपरेटस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अंदर से रेस्क्यू करना है। अच्छा सर, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन भी होती है कि इतने टाइम में आपने रेस्क्यू करके बाहर आना है, या इसमें कोई मार्जिन नहीं होता है? जी, ज़ाहिर बात है जितना जल्द हो सके लेकिन विद सेफ्टी भी हो सके। ये ना हो कि आप एक को रेस्क्यू कर रहे गए हैं तो साथ दो कैजुअल्टीज़ और हो जाए, तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरा तो उसके साथ हिफाजत भी और साथ इसको भी, दोनों चीज़ों को रखते हुए जितना जल्दी ऑपरेशन हो सकता है उसको करने की जाती है। ये अगर आप देखें तो ये इसने इस वक्त जो है ये ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है और ये स्लज सूट है ताकि अगर किसी में भी कंटेमिनेटेड एरिया में घुसना है तो वो सेफली घुस सके, और ये जो ब्रीदिंग एपरेटस है अगर उसके अंदर कोई टॉक्सिक गैसेज हैं या कुछ और तो वो उसकी वजह से इफेक्ट ना हो। सर, इसका कितना टाइम होता है ये ब्रीदिंग एपरेटस? ये तकरीबन कितनी देर निकाल जाता है? ईजिली आप आधे घंटे से 40 मिनट तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना सिलेंडर भरा हुआ है और दूसरा कि कितनी तेज़ ब्रीदिंग कर रहा है। ये फ्लड के लिए हमारा
इक्विपमेंट है जो कि हम इनमें चूँकि क्या कौन-कौन सी चीज़ें आ गवर्नमेंट जाती की हैं? ऑफिशियली डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी हैं, तो इसलिए ये हमारा सारा इक्विपमेंट है जिसमें लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉयज़ हैं, बोट्स हैं, स्लड सूट्स हैं, ये बोट्स हैं जो कि किश्तियाँ जो कि कल को जो भी फ्लड होता है तो उसके अंदर हम उससे डिप्लॉय निपटने के करते लिए हैं तैयार करते और मुश्किल से मुश्किल फ्लड ऑपरेशन में भी जाके हमारे लोग जो है वो काम करते हैं और अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जो है वो रेस्क्यू किया है। तो ये एक चैलेंज था और इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग स्पेसिफिकली दी जाती है इसी लेक के अंदर ताकि वो लोग ट्रेंड हो किसी भी जब तरह भी की किसी situation हो, सिचुएशन से जितना रहते मर्जी flood हो, हैं तो वो उससे जो डूब ये रहा हो equipment उसको इस्तेमाल बचाने करते के लिए या अगर जब आपको बोट्स को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए सबके लिए ट्रेनिंग दी गई हो। एक तो कोशिश करें आग लगने ना दे, तो ऐसे हिफाजती इक़दामात रखें नंबर 1, और अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो जितनी जल्दी आप हमें कॉल करेंगे उतना जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। दूसरा, बाहर आपके लाल रंग के हाइड्रेंट लगे हुए हो, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर, अगर छोटी आग है उसी वक्त फायर एक्सटिंग्विशर बचा दें, अगर उससे बड़ी हो गई है तो ऑब्वियसली बाहर आपके लाल रंग का हाइड्रेंट होना चाहिए ताकि जैसे ही फायर व्हीकल आए उसे कनेक्ट कर सके। या आप हर कमर्शियल मार्केट में और मुख्तलिफ जगहों पर लगा रहे हैं ताकि वहाँ तो ये आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जल्दी आग पे काबू पा लिया ये अभी आप देखेंगे, ये साथ ही जो आप नीचे आप सफ़ेद देख रहे हैं ये फोम फोम टाइप बन रहा है, है, ये AFFF फोम है जो कि उसके अंदर मिक्स किया जाता है। जो पेट्रोकेमिकल फायर्स है उसमें फोम का फिर साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ये आप देख सकते हैं कि अभी जो ये सफ़ेद रंग का ये है ग्रेजुअली स्क्रीन पर कि किस तरह एक गाड़ी में बाकायदा आग लगाई गई और पूरा अमल दिखाया गया कि किस तरह आग पर काबू पाया जा सकता है और पानी के अंदर ये बाकायदा केमिकल यूज़ करते हैं, फोम यूज़ करते हैं ताकि आग को जल्दी से कंट्रोल किया जा सके और आग बुझाकर लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया जा सके। बिल्कुल सर, ये फोम नज़र भी आ रही है। और सर इसके अलावा जो पानी होता है उसके अंदर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेनली डिपेंडिंग ऑन दी काइंड ऑफ जो नॉर्मल फायर है उसमें सिर्फ वाटर इस्तेमाल होता है। ये हमारे आप देख सकते हैं कि ये जो नई मोटर बाइक सर्विस शुरू की उसमें भी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। तो ये मोटर बाइक के लिए स्पेशलाइज्ड उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से बाइक को बैलेंस करना है, रफ़ जगहों के ऊपर भी डिफरेंट प्लैंक्स पे से किस तरीके से गुजरना है, चाहे वो लैडर प्लैंक हो, स्ट्रेट प्लैंक हो, तो उसमें नैरो प्लैंक हो, उसमें भी जो है आपने किस तरीके से अपनी बाइक को बैलेंस करना है और किस तरह से आपने बाहिफाजत तरीके से जो है वो चलाना है। तो सर एक और चीज़ इसमें बताएं, ये जो इनिशिएटिव था आपका बाइक वाला, कैसे ये आइडिया क्लिक किया आपके दिमाग में कि एक तरफ तो एम्बुलेंसेज तो थी रेस्क्यू की, लेकिन चूँकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बड़ा ख़राब है हमारे मुल्क में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैनेजेबल नहीं है, तो किस तरह ये आइडिया क्लिक किया? बैरून ममालिक में तो ये चीज़ें होती हैं, आपने पाकिस्तान में ये कैसे इनिशिएटिव लिया? हमने देखा, जब देखिए ये भी जब शुरू किया तो सब यही कहते थे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सर्विस नहीं बन सकती। तनकीद तो बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं सबको चैलेंज देता था कि आओ करो, करके दिखाओ। हाँ, हमें तनकीद ना करें बल्कि आए और करके दिखाएं। नहीं कर सकते तो फिर कम से कम तनकीद ना करें। के ऊपर से आप देख रहे हैं कि बंदा जो ट्रैप्ड था इस बिल्डिंग के अंदर उसको रेस्क्यू किया जा रहा है सर, ये अमल और वहाँ से निकाला जा रहा है। देर का अमल होता है जैसे ये रोप से इनको रेस्क्यू किया जा रहा है दूसरी बिल्डिंग में? पहला जो चैलेंज है वो ये है कि ऊपर तक एक्सेस की जाए, क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि आपके रास्ते बंद हो गए, वहाँ पे इनको स्पेशल हमें ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ी ताकि वहाँ तक ये पहुँचे और फिर उसके बाद वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सके। तो ऐसे लोगों में आइडियली तो आपके पास हर जगह पे सीढ़ियाँ होनी चाहिए और इस मेथड की भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए ताकि आप बाहिफाजत सीढ़ियों से आ जाए। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो में हंगामी सूरत हाल में जो वो किया जाता है। आज अब हमारा फायर फिट चैलेंज है। आप अगर इसके ऊपर ये देखें तो ये 4 मंजिला एक टावर है, फायर फिट टावर इसको कहते हैं, फायर फिट जिस तरह नाम है। अब ये तकरीबन 30 किलो का वज़न उठा के ये ऊपर जा रहे हैं और ये 4थी मंजिल के ऊपर तक जाएंगे और उसके बाद ऊपर से जाके अपनी होज को ऊपर खींचेंगे। अगेन इसका काफ़ी वजन होता है, तो इसके लिए अगर आपकी फिटनेस नहीं है, कितना 30 kg ये तकरीबन सारा जब आप सूट पहनते हैं उसमें ब्रीदिंग अपरेटस पहनते हैं और ये उठाते हैं सारा जो आपकी फायर होज है, तो तकरीबन ये 30 से 35 किलो का वजन बन जाता है। मतलब आम बंदे का काम नहीं, आम बंदे का। आप अगर फिटनेस नहीं है और आपको 4थी मंजिल पे जाना पड़ता है, फिट नहीं है तो जाके ऊपर जाके लोग बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए फिटनेस और इस गर्मी में इस सूट को पहन के जाना और वो करना एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर ऊपर से जाके ये रोप को जो है वो बाकायदा होज को ऊपर खींचेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। फिर इन्होंने ये अगर ये आप देख सकते हैं कि अगर उन्होंने नाज़रीन आपको पूरे टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस तरह ये मनाज़र है यहाँ पर, किस तरह एक टीम ऊपर गई है सामान लेके, बाकायदा डीजी साहब भी हमें ब्रीफ कर रहे हैं इस पर कि किस तरह चीज़ें होंगी, फायर पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ के कैसे आग पर काबू पाया जाएगा और लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। ये है हमारा दिमाग हर डिस्ट्रिक्ट का
बिकॉज अगर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम चल रहा है और वहाँ पे कॉल रिसीव हो रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम चल रहा है। अगर हमें बर वक्त कॉल ही नहीं आती और सिस्टम कॉल ही नहीं रिसीव करता तो जाहिर बात है कोई भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। पूरे ज़िले के वसाइल मौजूद होंगे, लेकिन अगर हमें कॉल नहीं आती तो वो किस तरह से मूव करेंगे। तो इसलिए हर ज़िले के कंट्रोल रूम को यहाँ पे मॉनिटरिंग सेल में देखा जा रहा होता है, चाहे वो लाहौर हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, जंग हो, कसूर हो, ये सारे के सारे नारोवाल, गुजरात, इन सब को, राजनपुर को, रहीमिया, इनको हम यहाँ पे देख रहे होते हैं ताकि अगर ये काम कर रहा है तो फिर इसका मतलब है सर्विस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। फिर ना सिर्फ ये बल्कि आप अगर देखें तो सारी की सारी गाड़ियों को भी मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो उसमें अगर आप ये ऊपर गाड़ियों को मॉनिटर कैसे करते हैं? ये अगर पूरा जी इसमें पूरा ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो हर गाड़ी को वो देख रहा होता है कि किस वक्त गाड़ी इस वक्त किधर है, किस इमरजेंसी पे है, किधर है, ताकि हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि इफेक्टिव अंदाज से पता हो हमें किस वक्त वहाँ से गाड़ी निकली, किस वक्त पहुंची, कितनी देर लगाई उसने मूव करने में, और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे कितना टाइम लगा। तो हर चीज़ को जो है वो मॉनिटर किया जाता है ताकि मेयार को हम इंश्योर कर सकें जिस तरह एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर इसमें वजह मुझे भी यही समझ आ रही है कि डिसिप्लिन जो है आप उस पे फोकस करते हैं ज़्यादा, कि डिसिप्लिन रहे और चीज़ें अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल। किस तरह की कॉल आती है? और उसके बाद वो कहती हैं जी मैं अभी खाना पका रही हूँ तो मुझे बिरयानी बना रही थी तो बिरयानी का मुझे जो है वो सही नहीं बन रही तो इसलिए ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए किस तरह से बनानी है। इमरजेंसी हो गई तो ये देखिए इमरजेंसी हो गई। नहीं नाज़रीन, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये एक इदारा है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाती हैं। किसी भी तरह का कोई भी वाक़या हो तो इन्हीं कॉल्स की वजह से इन्होंने वहाँ पे पहुँचना होता है, लिहाजा इनसे गुरेज करें और अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो फिर ही कॉल करें। बिरयानी के लिए कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको रेस्क्यू में। जी सर, ये जो कर रहे हैं जी ये पहन के अब आए हैं और अब आप ये देख सकते हैं कि ये अगर कोई किसी जगह पे एंट्री करनी पड़ती है, जिस तरह कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको किस तरीके से इन्होंने तोड़ के अंदर एंट्री करनी है और फिर उसके बाद इन्होंने जाके फायर फाइटिंग करनी है। अब ये प्रॉपर फायर फाइटिंग, जी फायर फाइटिंग, अब ये सारा आप सोचिए अमल इतना आसान इसलिए बिकॉज ये सारा प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं। अभी ऊपर पूरी एक्सरसाइज करके आए हैं, इस वक्त तक बंदा साथ थका होता है तो उसके अंदर। नाज़रीन, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह फायर फाइटिंग को कंट्रोल किया जा रहा है। और सर अब ये बॉडी है एंड में तकरीबन 55 किलो की, जिसको कि उन्होंने ड्रैग करके तो बॉडी को बाहर निकाल के लाना है अगर किसी इमरजेंसी सिनेरियो में फंसे हुए हो। अब ये ड्रैगिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है सर। यहाँ पे जो क्योंकि बॉडीज़ को मूव किया जा रहा है, इसमें वेट की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। हर रेस्क्यूअर के लिए स्विमिंग का जानना ज़रूरी है, तो ये अब उनको स्विमिंग सिखाई जा रही है ट्रेनीज़ को ताकि वो स्विमिंग कर सकें। इसी तरह अगर कहीं पे भी हैं तो वो डाइविंग का जानना भी ज़रूरी होता है ताकि अगर हमें ड्राउनिंग की कॉल्स आती हैं वहाँ पे किस तरीके से डाइवर ने जाना है अंदर और जाके सर्च करना है बॉडी के लिए। तो ये सर, ये प्रॉपर जो ट्रेनिंग है इसमें कितना टाइम होता है? अगर स्विमिंग एक आपको ये डाइविंग और स्विमिंग की ट्रेनिंग है, इसमें कितना टाइम मार्जिन होता है, कितनी देर में ट्रेन किया जाता है इनको? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है और इसमें कुछ लोग जो हमारे डाइवर्स जो जिनको फायर रेस्क्यूअर्स कहते हैं वो ट्रेन इसमें होते हैं और उनके लिए फिर एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का एक पीरियड है, जिस तरह 4 से 6 महीने का जब पीरियड होता है उसमें साथ साथ उनको ये भी सिखाया जाता है। अच्छा सर, एक अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो टाइम आप पानी में निकालते हैं? इसमें तकरीबन अबाउट 40 मिनट्स के करीब आपका 40 to 45 मिनट्स होता है जिसमें पीरियड में उन्होंने सर्च करना होता है। और ये अंदर कुएँ हैं जिसमें से उसने बॉडी को सर्च करके लेकर आया ताकि ना भी नज़र आ रहा हो। अब ये बच्चे की बॉडी आई है और उसमें ये उसको CPR कर रहे होंगे तो उसमें ये CPR का अमल शुरू किया जाएगा सर। जी बच्चे में एक बड़े ख़ास अंदाज से किया जाता है। ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा भी रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा और इसको अब उंगलियों की मदद से, बिकॉज बच्चे की तो ऑब्वियसली छाती अगर बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो कोलैप्स कर जाएगी, तो उंगलियों की मदद से अब ये CPR कर रहा है। सर ये और ये पानी बाहर निकाल रहे हैं और चेस्ट भी क्लियर कर रहे हैं ताकि वो उसके सांस की बहाली कर सके। और ख़ास तौर पे डूबने वाले लोगों में आपको ये काफ़ी देर तक प्रोसेस को अमल करना चाहिए ताकि हो सकता है वहाँ पे वो रिवाइव भी कर जाते हैं। इसमें भी और इलेक्ट्रिक शॉक में भी, दोनों में आपको इवन आधा घंटा भी CPR करनी पड़े तो जारी रखें, हो सकता है उनमें से कुछ लोग भी सर्वाइव भी कर। और ये सर नंबरिंग जो है ये काउंट कर रहे हैं बाकायदा 40, 41, 43, तो ये क्या अमल है सर? ये नॉर्मली आपको हर 100 से 120 बार 1 मिनट में छाती दबानी होती है 1 मिनट के अंदर। और अगर आप ट्रेन नहीं है तो सांस देने पे टाइम ज़ाया ना करें, बिकॉज सांस देने अगर सही तरह नहीं दे रहे तो टाइम ज़ाया करें। आप सिर्फ छाती दबाने के ऊपर दें और छाती तकरीबन 2 इंच आपने छाती दबानी है और 1.5 से 2 इंच तकरीबन आप छाती दबाएंगे और तकरीबन 100 बार। सो बड़ी स्पीड के साथ अपनी हाथों को सीधा रखते हुए, वरना अगर आप ऐसे हाथों को बेंड करके कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट में अगर आपको करने पड़े तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने 1000 बार 10 मिनट के अंदर उसकी छाती दबानी और उसके लिए आपको फिटनेस चाहिए, ज़रूरत भी है और फिटनेस की भी ज़रूरत है।
आप ये देख सकते हैं कि ये एक मॉडल है जिसमें 4 मंजिला बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। उसमें अगर उनको एंट्री करनी पड़ती है यहाँ से, कि किस तरीके से एक आपने बेंड होते हुए पहले एक मेटल की शीट को काटना है, फिर अंदर कंक्रीट की शीट को काटना है, और उसके बाद अंदर किस तरीके से आपने एंट्री करनी है। और आप देख सकते हैं वो किस तरीके से टनल्स में से होता हुआ अंदर जाता है और किस तरीके से अंदर जाके फिर बॉडी को सर्च करता है। और इसमें तकरीबन 36 घंटे की एक मुसलसल एक्सरसाइज चलती है जब उनका ट्रेनिंग का अमल होता है। और इसी बेसिस के ऊपर आके यहाँ पे ट्रेनिंग को, इक्विपमेंट को, सारे सामान को देख के आपको सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है किया जाता है। जब बिल्डिंग कोलैप्स करती है और रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाता है तो प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल सबसे पहले सरफेस सर्च के ऊपर जो है लोगों को, जितने लोग जो इमीडिएटली बचाए जा सकते हैं उनको बचाया जाता है। फिर उसके बाद जो मज़ीद आगे लोग अंदर कोलैप्स है उनको फिर सर्च किया जाता है। तो इस तरह एक ये मुनज़्ज़म अंदाज से एक काम करने का तरीक़ाकार है जिसमें टीमें प्रॉपरली काम करती हैं और प्रॉपर ये इक्विपमेंट आप सारा देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा अगर हमें कहीं पे होल करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि अंदर कोई कैमरा डाल के, तो वो कैमरे के लिए उसके लिए होल किया जाता है ताकि अंदर हम देख लें कोई कम तो नहीं है। और इसी तरह से फिर ये हमारे कटिंग के डिफरेंट और टूल्स हैं, इलेक्ट्रिक सॉज हैं और ये सारा इक्विपमेंट है। उसके साथ साथ ना सिर्फ ये बल्कि ये हमारे लिफ्टिंग बैग्स हैं जिसमें काफ़ी टन, 30 से 40 टन तक का वजन जो है वो इसे उठाया जा सकता है, ताकि अगर कोई 2 स्लैब्स हैं उसके दरमियान उठाना पड़ता है तो उसको भी हम उठा के, और कोई बंदा उसमें फंसा हुआ है तो उसको हम बाहर खींच सकें। तो ये सारी सर, ये बड़े अच्छे इक्विपमेंट हैं आपके पास। अच्छा सर, ये जो रेस्क्यू किया जा रहा है बॉडीज़ को, इसमें हेल्प भी की जा रही है, इसके बारे में हमें बताएं। ये हमारी मेडिकल की ट्रेनिंग जिस वक्त चल रही है, इसमें CPR अगर किसी की करनी हो तो किस तरह से चेस्ट कंप्रेशन दी जाती है, ये उसको जो है वो करके दिखा रहे हैं इस वक्त। तो इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि आपने 1 मिनट में 100 से 120 उसकी चेस्ट को दबाना है और इतना दबाना है कि उसके दिल को मुतहर्रिक रख सके, और 10 मिनट में तकरीबन 1000 बार आप जो है वो प्रेस कर रहे होंगे। और इसमें मैं बल्कि आपसे भी कहूँगा कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आइए ज़रा करके देखें, हम आपको कहेंगे कि सिर्फ आप 2 मिनट के लिए जो है वो CPR करें। जी बिल्कुल, मैं करना चाहूँगा। कहीं भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो हम उस पर बाकायदा अगर इधर आ तो हम कर जाओ, सकते मिडल में आ जाओ, इधर इस वाले पे आ जाओ। चलो जी, पीछे हो जाओ बेटे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो सर, सबसे पहले नीज पे बेंड करेंगे, नीज पे बेंड करेंगे, ठीक है, बैठ जाएंगे, मैं बेंड हो गया। अपने हाथ आपस में डाल लें, ये ठीक है, हाँ। उसके बाद इसको सेंटर में चेस्ट में रख लेना, दरमियान में, ठीक है ना, अंदर से इस तरह, हाँ, वो टांग पीछे सीधी रहने चले। अब आपने अपनी कोनियाँ सीधी रखनी है बिल्कुल, और अपना बॉडी का वेट यूज़ करना है इसको नीचे दबाने के लिए। तो अब हाँ, अब ये 1.5 से 2 इंच, और स्पीड आपकी तब तेज़ हो जाएगी, तेज़ और स्पीड तेज़ होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तेज़ और तेज़। ये भी आप स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा तेज़, थोड़ी सी टाइम है। सर, कोई बंदा नाचने के बगैर आया होता है, उसकी ये अभी आपकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, 100 बार करना है, 100 बार 1 मिनट में। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्योंकि सर ये इनका काम है, यही बेहतर जानते हैं और यही लोग जो है अच्छे अंदाज से कर सकते हैं कि कितनी फिटनेस जरूरी है। बिल्कुल, ये मुश्किल काम है। आपने सिर्फ 1 मिनट अभी की है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे आप सोचिए कि अगर आपको 10 मिनट है, इसके करनी लिए पड़े, बहुत सख्त ट्रेनिंग और प्रॉपर वो चाहिए। आप एयरवे मैनेजमेंट देख सकते हैं कि ये वेंटिलेटर की मदद से अब ये पेशेंट को वेंटिलेट किया जा रहा है और किस तरीके से चेस्ट कर रहे हैं। और ये एक वेंटिलेटर है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, जिसकी मदद से ये एयरवे मैनेजमेंट की जा रही है। CPR अगर आपको करनी हो तो ये किस तरीके से करते हैं, और ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है जिसकी मदद से लगा के तो आप शॉक दे सकते हैं किसी की पेशेंट को। चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अगर कमर या गर्दन की चोट, इसमें जल्दबाजी ना करें, बल्कि उसको सही तरीके से एहतियात के साथ शिफ्ट करें ताकि वो सेफली हॉस्पिटल पहुंच सके। आप एक्चुअल फील्ड पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको इस तरह एम्बुलेंस मिलती है जिसके अंदर आपके पास ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, एक स्पेशलाइज स्ट्रेचर होता है, जब आप बाहर निकालें तो ये ऑटोमेटिकली खड़ा भी हो जाता है। इसी तरीके से इसके ऊपर स्पाइन बोर्ड होता है और साथ अंदर आलात दिए गए हैं जिसमें सांस देने के आलात से लेकर अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह में आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, ये सारे मॉनिटर्स साथ इसमें दिए गए हैं। एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन फ्लो सिस्टम होता है और इसी तरह से रेस्क्यू के भी आलात इस सीट के नीचे होते हैं ताकि अगर कोई भी उनको रेस्क्यू भी करना पड़े तो बाहिफाजत रेस्क्यू कर सके, उनकी मदद की जा सके। अल्लाह ताला करे कि लोगों को ज़रूरत ना पड़े। और मेरी सबसे अपील होगी, बाहिफाजत चलाएँ,
सेहत का ख्याल सेहत का ख्याल रखें, रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ना मेडिकल इमरजेंसी हो ना कोई ज़ख्मी हो। तो इसलिए हर हमें बंदा ज़्यादा महफूज खुशी रहे। उस दिन होगी जहाँ पे हम 4000 लोग डेली रेस्क्यू करते हैं। हमें ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई ज़ख्मी कल कोई ज़ख्मी नहीं हो कल रहा, किसी का rescue। डेथ नहीं हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। कल कोई हादसे में जो है इसका इंतकाल नहीं हुआ। तो आइए हम सब लोग मिलकर हमें एक महफूज माशरा बनाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पूरा अमल दिखाया कि किस तरह रेस्क्यू की टीम की ट्रेनिंग की जाती है, किस तरह उनको मोटिवेट किया जाता है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर तरह वो तैयार रहते हैं। डीजी साहब भी साथ मौजूद थे, एक एक चीज़ इन्होंने ब्रीफ की कि कितनी सख्त ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है, कितने मुश्किल मराहिल से इनको गुजारा जाता है, फिर जाके ये हमारी मदद के लिए फील्ड में पहुँचते हैं। तो एहतियात करें, अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें। इसमें आपका फ़ायदा है, आपके अपनों का फ़ायदा है और आपके प्यारों का फ़ायदा है। अल्लाह हाफिज़।